Welcome back in this chemistry session of live class on YouTube। हम लोग पढ़ रहे थे पहला चैप्टर केमिस्ट्री का स्टेट्स ऑफ मैटर, और इस स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने आपको बहुत कुछ बताया था जो आपके मेमोरेंडम में होगा। कुछ बातें जो छूट गई थी या यूँ कहें जो बाकी थी, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे सामने बोर्ड पर हेडिंग लिखा हुआ है यूनिट्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर हीट एनर्जी को मेजर करने का जो एक सिस्टम है, एक्चुअली हीट क्या है, एनर्जी है, और जब इसको मेजर कर लेते हैं तो ये हमारा कहलाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर वर्ड का जिक्र फर्स्ट चैप्टर यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर में पहले हो चुका है, जहाँ पर हम लोग पढ़े थे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो वहाँ पर हमने देखा कि एक फिक्स टेम्परेचर पर आकर के सॉलिड लिक्विड बनता है या एक फिक्स टेम्परेचर पर आकर के लिक्विड गैस बनता। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया गया कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सी सेल्सियस, सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी है। तो अक्सर मन में यह प्रश्न उठता है कि ये डिग्री सी बोल रहे हैं, डिग्री सी है क्या? तो आज हम लोग इसी का चर्चा करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ ही साथ ये समझेंगे कि क्या ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को सिर्फ डिग्री सी यानी कि डिग्री सेल्सियस में ही लिखेंगे या कुछ और भी यूनिट है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग जो कुछ यूनिट में यूज करते हैं, यह है हमारे पास डिग्री सी फॉर सेल्सियस, देन डिग्री एफ मीन्स फॉरेन हाइट, एंड डिग्री आर रोमन, जो कि अब प्रैक्टिस में नहीं है, अब यूटिलाइजेशन में नहीं है। और एक और यूनिट होता है के और दिस इज योर एसआई यूनिट। आप लोग याद रखेंगे ये है हमारा एसआई यूनिट। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमने यहाँ पर 4 यूनिट लिखा है। डिग्री सी आप लोग पढ़े होंगे, डिग्री एफ भी आप लोग पढ़े होंगे, केल्विन शायद आप लोग के लिए नया है, ये आप लोग नहीं पढ़े हैं। और एक और यूनिट होता है डिग्री आर, लेकिन अब ये प्रैक्टिस में बंद हो गया है, पहले ये यूज होता था। फॉरेन कंट्रीज में अभी भी इसका यूटिलाइजेशन होता है। ये अलग अलग यूनिट कैसे बना, क्या इनके बीच सिमिलैरिटीज और क्या इनके बीच वेरिएशन है। डिग्री सी और डिग्री एफ ये कॉमन है। यदि आपके घर पे थर्मोमीटर होगा तो आप लोग देखेंगे थर्मोमीटर में 2 रीडिंग होता है। हम लोग कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी का एवरेज टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सी होता है या 98.4 डिग्री एफ होता है। यानी कि फ़ारेनहाइट स्केल में यदि मेजर करें तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है 98.4, और यदि सेल्सियस यूनिट में मेजर करें तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है 37। तो 37 इज इक्विवेलेंट टू 98.4, यानी कि 37 और 98.4 दोनों जो बराबर है। यदि हम लोग एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये कन्वर्शन कैसे होता है, इसके लिए हमारे पास एक जनरलाइज फॉर्मूला है। जनरलाइज फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, ये है हमारा C/5 इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू R/। ये मैं आपको लिख दे रहा हूँ यूनिट कन्वर्शन के लिए जनरल फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैं बताया कि R जो है आपके इंडिया में अब प्रैक्टिस में नहीं है, लेकिन यदि आपको कभी कोई पूछ दे कि किस तरह हम लोग जो है वो 100 डिग्री सी को रोमन स्केल में कन्वर्ट करेंगे, तो आप लोग इस फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन करके और बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो आप लोग पढ़ चुके हैं, तो लीनियर इक्वेशन का यूज करके आप लोग इजीली सी से आर या आर से सी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली सी से एफ या एफ से सी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस 3 यूनिट के साथ हमने डिग्री अटैच किया है, लेकिन इस केल्विन के साथ हमने डिग्री अटैच नहीं किया है। इसीलिए केल्विन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला हमने यहाँ पर जनरलाइज्ड फॉर्म में नहीं लिखा। सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है कि केल्विन स्केल में टेम्परेचर को कन्वर्ट कैसे
करेंगे। तो केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल है कि कन्वर्शन फ्रॉम डिग्री सी टू के। यदि आपको डिग्री सी को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो जितना डिग्री सी है उसमें आप 273 ऐड कर लेंगे। और ठीक इसका उल्टा यदि आपको कन्वर्ट करना है फ्रॉम के टू डिग्री सी तो यहाँ पर डिग्री सी इक्वल टू हो जाएगा जो भी आपका के है उसमें से आप 273 को माइनस कर लेंगे। ठीक है। एक चीज और समझ लीजिए कि ये फॉर्मूला बना कैसे। तो इससे क्या है कि फॉर्मूला का कन्वर्शन यदि आप भूल भी गए हैं तो खुद से भी फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास थर्मोमीटर स्केल है अलग अलग, डिग्री सी, डिग्री एफ और डिग्री आर का, या इनफैक्ट केल्विन का भी। तो हमको समझना है कि इस तीनों स्केल के थर्मोमीटर का अपर लिमिट और लोअर लिमिट कितना है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट करने का मतलब हो गया हम लोग यहाँ पर जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट बनाते हैं वो बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस। ठीक है। डिग्री सी में हमारा 0 डिग्री होता है लोअर लिमिट, 100 डिग्री होता है अपर लिमिट। एफ में यदि हम लोग चर्चा करें तो एफ में ये काउंटिंग शुरू होता है हमारा 32 से और लास्ट करता है 212 पर। आर में हमारा काउंटिंग शुरू होता है 0 से लास्ट करता है 80 पर। और केल्विन में हमारा शुरू होता है 273 से और लास्ट करता है 370। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि इनके बीच में 100 इक्वल डिवीजन है, इनके बीच में 180 इक्वल डिवीजन है, यहाँ पर 80 इक्वल डिवीजन है और यहाँ पर भी 100 इक्वल डिवीजन है। 100, 80 एंड 180। यदि हम इस C को 5 से डिवाइड करें तो इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारा 20। उसी तरह 180 को यदि हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 9 करें तो ये भी हो जाएगा 20 यूनिट। और इसमें यदि हम लोग करें 80/4 ये भी हो जाएगा हमारा 20। ये 20 तीनों में इक्विवेलेंट है, इसीलिए हमने ये फॉर्मूला लिखा था C/5 = F-32/9 = R/4। और C से डायरेक्ट हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं K में, क्योंकि यहाँ भी 100 डिवीजन है, यहाँ भी 100 डिवीजन है। तो सीधा बात है कि इसका 0 जो है वो 273 के बराबर है। और इसलिए जैसे जैसे हम लोग एबव आ रहे हैं 100 पे आ रहे हैं तो 373 हो रहा है। कैसे आ रहा है तो 273 में हमने 100 ऐड किया है। तो इसलिए मैं बोला कि जब यहाँ से यहाँ बदलना है तो आप ऐड करते चलेंगे 273 को, और इधर कन्वर्ट करना है तो सब्सट्रैक्ट करते चलेंगे। तो ये है आपका यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। इस पर आपको न्यूमेरिकल जो है एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है, इसका आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। आगे यदि हम लोग बढ़ें तो अभी तक हम लोग 3 स्टेज का चर्चा किए हैं, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो 3 हम लोग चर्चा किए जो पहले भी पढ़ चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और जैसा कि मैं बताया था कि 2 स्टेट अभी हम लोग को और पढ़ना है, प्लाज्मा और बीईसी यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा का चर्चा कर लेते हैं। प्लाज्मा क्या है? Plasma is the 4th state of matter where super energetic particles are available। अभी सॉलिड लिक्विड गैस में क्या है हमारा, हमने वहां पर कॉन्सेप्ट आपको दिया कि वो हमारा सिंपल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में डिफरेंस के कारण अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहां पर क्या है कि प्लाज्मा में हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक लाइन में डिफिनीशन में ही बोला गया कि सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स आते हैं। पार्टिकल सुपर एनर्जेटिक कब होंगे? जब वो आयनाइज्ड होंगे, यानी कि जब उनके पास चार्ज होगा। कहाँ अवेलेबल होता है ये? तो ये अवेलेबल होता है जनरली हमारा क्रोड ऑफ स्टार्स, क्रोड ऑफ कोर बता सें
तो जितने भी स्टार हैं आप कह सकते हैं कि स्टार के कोर में हमारा प्लाज्मा स्टेट ही एग्जिस्ट करता है, और इसी प्लाज्मा स्टेट के कारण आपको स्टार इतना ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा लिबरेट करते रहता है। इसके अलावा जो आप देखते हैं फ्लोरेसेंट लैम्प या नियॉन साइन बोर्ड, इस नियॉन साइन बोर्ड में होता क्या है, उसमें आपके जो है वो आयनाइज्ड गैस भरे रहते हैं, जिसके कारण आयनाइज्ड गैस भरे होने के कारण जब वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास करता है तो वो एक दूसरे कलर का ग्लोइंग साइन अपीयर करता है और वो काफ़ी चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। अभी आजकल हम लोग रोज देख रहे हैं थंडरस्टॉर्म, आंधी तूफान, बिजली कड़कना, बिजली गिरना। हम लोग पढ़ते हैं कि एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब एयर जब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो आसमान से बिजली धरती तक पहुंची कैसे? बीच में तो पूरा हवा ही हवा है, तो बैड कंडक्टर है, पहुंचना नहीं चाहिए। वाई दिस हैपन? दिस हैपन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। एयर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। क्या? नॉर्मल टेम्परेचर पर एयर जो है वो बैड कंडक्टर है, लेकिन जैसे ही आप प्रेशर को कम करते हैं, इस रूम के ही प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यदि हम लोग बहुत लो कर दें तो उस स्विच बोर्ड से या जहाँ कहीं भी खुला तार है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी दूसरे तरफ अपने आप मूव करने लगे। जब थंडरस्टॉर्म होता है यानी कि जब बिजली गिरती है तो जिस एरिया में बिजली गिरती है उस एरिया का एटमॉस्फेरिक प्रेशर सडनली काफ़ी लो हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफ़ी लो होने के कारण अब वहाँ पर जो थोड़े बहुत पार्टिकल बच गए वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं और तेज़ी से इधर उधर घूमने लगते हैं। इसके कारण अब जब बादल के टकराने से चार्ज डेवलप होता है, वो चार्ज उस पार्टिकल के थ्रू होते हुए हमारा जमीन तक पहुंचता। तो ये भी हमारा एक प्लाज्मा का ही एग्जाम्पल है। प्लाज्मा स्टेट को समझाने के लिए हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि प्लाज्मा जो है वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है, ठीक है। और सबसे लास्ट स्टेज का यदि चर्चा करें जिसको कहा गया है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं BEC। तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट एक्चुअली ये स्टेज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन इसको क्रिएट किया जा सकता है, यानी कि इसको बनाया जा सकता है। होता नहीं है, लेकिन ये मैटर का 5वां स्टेट है जिसको बनाया जा सकता है। इसके बारे में बताए कौन थे? तो सबसे पहले इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस और दूसरे एल्बर्ट आइंस्टीन। उन्हीं दोनों के ऑनर में इसका नाम भी दिया गया है, B फॉर बोस, सत्येंद्र नाथ बोस एंड एल्बर्ट आइंस्टीन। इन्हीं दोनों के नाम पर ये 5th स्टेट का नाम दिया गया है BEC। इन लोगों ने बताया that if we cool a gas to extremely low density, then this state of matter will exist। यानी कि गैस को जब हम लोग बहुत हद तक ठंडा करेंगे, बहुत ज़्यादा, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर से भी बिलो, और उसका डेंसिटी भी बहुत कम। ऐसे हम लोग पढ़े हैं कि जब कूल करते हैं तो धीरे धीरे मॉलिक्यूलर कंपोजिशन जो है वो घना होता जाएगा, लेकिन यहाँ पर डेंसिटी को भी उन्होंने बहुत कम रखा कि बहुत कम डेंसिटी के गैस को जब बहुत ज़्यादा कूल करते हैं तो जो स्टेज हमारे पास डेवलप होगा उसी को हम लोग बोलते हैं BEC। नॉर्मली ये एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन इसको लेबोरेटरी में क्रिएट किया जा सकता है। तो ये था समथिंग ऑल अबाउट योर स्टेट्स ऑफ मैटर, और उम्मीद करते हैं कि अब इस सेशन के बाद इस चैप्टर में डाउट जो है वो लगभग न के बराबर होने चाहिए। यदि कुछ डाउट हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि यदि कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग इस फर्स्ट चैप्टर का नोट्स भी क्रिएट कर लेंगे, और जो भी क्वेश्चन आंसर चैप्टर के एंड में या इन बिटवीन द चैप्टर्स दिए गए हैं उसको आप नोट डाउन
कर लें। धन्यवाद।